हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप और मैं हूं चंदन सर। डियर ऑल स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लैब एमसीक्यूज का सीरीज है और लैब एमसीक्यूज के सीरीज में आज हम लोग क्लास 24 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी जो सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का जो लैब टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी इसको कह सकते हैं पीवाईक्यूज, उसको सॉल्व कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं सर, और ये लगभग ऑलमोस्ट एग्जाम्स में जो है रिपीटेड भी होते हैं। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीट अनदर किसी एग्जाम में भी हो सकता है, जैसे आरआरबी हो गया, जेपीएससी हो गया, या ग्रुप 5 हो गया, आरपीएमसी हो गया, एम्स हो गया। इन सब में कई मर्तबा जो है सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू सीरीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टारगेट सेल्स आर सीन इन। टारगेट सेल्स जो है किस चीज में सीन होता है, टारगेट सेल जो है किस कंडीशन में देखा जाता है, प्रायः आपको ऑब्जर्व होगा। चार ऑप्शन दिया गया है, थैलेसेमिया, यूरेमिया, बर्न्स एंड G6PD डेफिशिएंसी। सबसे पहले तो मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि टारगेट सेल होता क्या है। टारगेट का मतलब क्या आपको समझ में आ रहा है सर? टारगेट का मतलब है शूटिंग करना। जैसे आपको निशानेबाज है कोई, तो उसको एक टारगेट सामने दिया जाता है ना कि हाँ उस जगह को ही शूट करना है। जैसे महाभारत में बताया गया ना कि अर्जुन को जब निशाना लगाने के लिए बताया गया, पूछा गया तो कहाँ आपको दिख रहा है, तो मछली की केवल आंखें मुझे दिख रही है, क्योंकि अर्जुन का टारगेट था केवल मछली का आंख में ही तीर मारना। दैट इज अ टारगेट। टारगेट मतलब कोई ऐसा पॉइंट जो मुझे क्लियर कट दिख रहा हो। अब यही क्लियर कट पॉइंट जो है अगर रेड ब्लड सेल के अंदर दिखने लगे तो उसी को बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में टारगेट सेल। अब एक्चुअल में रेड ब्लड सेल कैसा होता है सर? बाइकॉन्केव डिस्क लाइक में होता है, जिसका 1/3 एरिया पेलर होता है। मतलब कि रेड ब्लड सेल के अंदर ना तो न्यूक्लियस होता है, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल के ना तो अंदर न्यूक्लियस होते हैं, ना कोई डॉट दिखना चाहिए। बिल्कुल जो है 1/3 एरिया जो बीच का एरिया होता है थोड़ा सा फेड दिखता है, और रेस्ट ऑफ में जो है वो हीमोग्लोबिन ऑब्जर्व होता है। अगर इसी आरबीसीज के अंदर जो है, ये नॉर्मल आरबीसी होते हैं, अगर इसी आरबीसीज के अंदर इस प्रकार के देखो, जैसे जैसे इस ये पूरे के पूरे आरबीसी को देखो, इसमें बीच में देखो इस प्रकार का डॉट आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है डॉट। अगर रेड ब्लड सेल के अंदर, एक सेकंड, अगर रेड ब्लड सेल के अंदर इस प्रकार का आपको डॉट दिखने लगे तो लग रहा है ना कि यहां से निशाना लगाएंगे तो बीच में लगेगा, टारगेट जैसा लग रहा है ना। इसी प्रकार के रेड ब्लड सेल, इसी प्रकार के आरबीसी को बोलते हैं हम टारगेट सेल्स। अब ये टारगेट सेल्स हो क्यों जाता है? क्योंकि रेड ब्लड सेल के अंदर हम सभी जानते हैं कि क्या प्रेजेंट होता है सर? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अगर रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर चेंज हो जाए या हीमोग्लोबिन का जो सिंथेसिस हुआ है इसके अंदर वो एबनॉर्मल हो, तो इस कंडीशन में जो है रेड ब्लड सेल के अंदर इस प्रकार के टारगेट पॉइंट्स दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि वहां पर हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस एबनॉर्मल हुआ होता है। ये किस कंडीशन में हो सकता है? इसे कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आपको लीवर डैमेज है तब भी आपको टारगेट सेल दिख सकता है, जैसे कि किडनी डिजीज है तब भी दिख सकता है, बाइल डक्ट एंड स्प्लीन का डिसऑर्डर है तब भी दिख सकता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो, थैलेसीमिया हो, अदर कोई हीमोग्लोबिनोपैथी, हीमोग्लोबिन का अनदर भी डिसऑर्डर हो तब भी, क्योंकि मेनली फॉर द हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर। ऑलराइट, एज वेल एज स्प्लेनोक्टोमी, अगर स्प्लीन का रिमूवल हुआ है ऑपरेशन करके तब भी आपको आरबीसी टारगेट सेल दिख सकता है। कहां दिखेगा? जब आप पेरिफेरल ब्लड स्मेयर पीबीएस बनाओगे और लिस्मन स्टेन से, रोमानोवस्की स्टेन से, चाहे लिस्मन स्टेन से करो स्टेन, या एमजीजी स्टेन से करो, आप जेएसपी स्टेन से करो, कोई भी रोमानोवस्की स्टेन से स्टेन कीजिए पीबीएस को, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर को, और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कीजिए, तो इस प्रकार का आपको टारगेट सेल ऑब्जर्व होगा अगर पेशेंट को इनमें से कोई भी डिसऑर्डर हुआ है तब। ठीक है, अब आपको होप सो टारगेट सेल तो समझ में आ गया होगा कि क्या होता है सर। अब यही टारगेट सेल यहां पूछा हुआ है कि किस कंडीशन में दिखेगा। नीचे ऑप्शन दिया गया है, सबसे नीचे से हम सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होता है सर? थैलेसीमिया जो होता है इट इज अ इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर, हीमोग्लोबिनोपैथी होता है। इनहेरिटेड का मतलब क्या है? एक ऐसा डिसऑर्डर है जो पेरेंट्स से बेबी में ट्रांसफर हो सकता है। एक्चुअल में थैलेसीमिया जो होता है वो हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर होता है। किस चीज का डिसऑर्डर है?
हीमोग्लोबिन का। एक्चुअल में जो हमारे हीमोग्लोबिन होता है, मैं हीमोग्लोबिन बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया हूं, स्ट्रक्चर, फंक्शन, डिटर्मिनेशन, सब कुछ। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन होता है, चाहे एडल्ट हीमोग्लोबिन हो, चाहे फेटल हीमोग्लोबिन हो या एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन हो, सभी के सभी हीमोग्लोबिन में जो होते हैं वो अमीनो एसिड के चैन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं सर? अमीनो एसिड के चैन पाया जाता है। क्या होता है? अमीनो एसिड के चैन पाए जाते हैं। अगर एडल्ट हीमोग्लोबिन की मैं बात करूं तो 2 अल्फा 2 बीटा हीमोग्लोबिन चैन पाया जाता है। अगर HbA1 की मैं बात करूं एडल्ट हीमोग्लोबिन की तो 2 अल्फा एंड 2 बीटा, ये जो अल्फा और बीटा यही जो है अमीनो एसिड का चैन है। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोबुलिन चैन। क्या है सर? ग्लोबुलिन चैन, प्रोटीन का चैन बना हुआ होता है। और एक्चुअल में हीमोग्लोबिन होता है क्या है? इट इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। प्रोटीन ही तो है जो इसके पास ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन ही है, उसमें अमीनो एसिड का चैन प्रेजेंट है। अब ये अगर चैन एडल्ट में अल्फा एंड बीटा दोनों सही सलामत में सिंथेसिस हुआ है तब तो सही वे में हीमोग्लोबिन बनेगा। और इनमें से अगर कोई भी डिसऑर्डर हुआ, दोनों में से कोई भी चैन अगर बनने में खराबी आई तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। अब एक खराबी क्यों आ सकती है? एक खराबी आ सकती है ड्यू टू द जेनेटिक डिसऑर्डर। ड्यू टू द जेनेटिक डिसऑर्डर, जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है इस अमीनो एसिड चैन को बनाने के लिए, अगर वही जीन उस पर्टिकुलर पर्सन में डिफिशियंट है या एब्सेंट है तो फिर ये चैन नहीं बन पाएंगे। और ये चैन नहीं बन पाएंगे तो फिर हेमोग्लोबिनोपैथी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा और इसी डिसऑर्डर को हम बोलते हैं थैलेसीमिया। अब दोनों में से किसी चैन में भी डिसऑर्डर हो सकता है, अल्फा में भी और बीटा में भी। तो इसीलिए थैलेसीमिया भी दो प्रकार के होते हैं, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। क्या इनको बोलते हैं सर? अल्फा थैलेसीमिया एज वेल एज बीटा थैलेसीमिया। देखो सर, सारी बातें बहुत ध्यान से सुनते चलना है। एमसीक्यू सॉल्व करने का मकसद ही ये नहीं है कि केवल आपको मैं एक बता दूं, हाँ जी टारगेट सेल सिनारिन ये करेक्ट आंसर है, चलो अगला क्वेश्चन बढ़ो। ऐसा मेरा नेचर ही नहीं, मैं ऐसा पढ़ाता ही नहीं हूं और ऐसे पढ़ने का कोई फायदा भी नहीं है। मैं थ्योरी भी जब पढ़ा रहा होता हूं एप्लीकेशन पे तो आप सब बाय द इनोसेंटली कमेंट करके यहां बता सकते हो यूट्यूब पे कि कैसा आपको समझ में आता है। मैं किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकता, मैं बाल की खाल नोच देता हूं उस टॉपिक की। एक स्टूडेंट ने मेरे को एक बार कमेंट किया था, क्या बोलते हैं यूट्यूब पे ही, अब मैं बड़ा उसके कमेंट को एंजॉय किया था। उसने कमेंट किया था कि सर आप ना टॉपिक को हिंदी सीरियल जो होते हैं, जो हिंदी सिनेमा का सीरियल है उस तरीके से खींचते बहुत हो। जैसे हिंदी सिनेमा में सीरियल जो है ना बहुत ज्यादा खींचते हैं, तुम धना धुम तना धुम तना, ऐसे करते करते एक ही सीन को फोकस करते करते अगला एपिसोड में अब उसको दिखाएंगे। नीचे जूता से शूज से स्टार्ट करेंगे, कैमरा ऊपर लाते लाते चेहरा दिखाएंगे नहीं, नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे। ऐसे वो लोग बड़े खींचते हैं। तो उसने मेरे को कमेंट किया था कि सर आप टॉपिक को ना बहुत खींचते हो। हाँ ये करेक्ट है, मैं उसकी बाल की खाल नोच देता हूँ, इसलिए ताकि वो बाल की खाल नोच देने से हर एक चीज उसका खुल जाए और आपको याद हो जाए। क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं ना कि अगला बार यही हूबहू आए, इनमें से कुछ भी आ जाएगा प्यारे, है ना। तो थैलेसीमिया कितने टाइप के होते हैं? दो, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। क्योंकि ये दोनों में से कोई भी चैन खराब होगा, अल्फा चैन अगर खराब हो गया तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा चैन खराब हो गया तो बीटा थैलेसीमिया। हमारे इंडिया में कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि विच टाइप्स ऑफ द थैलेसीमिया इज द मोर कॉमन। हालांकि थैलेसीमिया बहुत डिटेल में भी पढ़ाऊंगा अभी 2.0 में। तो पूछता है कि कौन सा थैलेसीमिया सबसे मोर कॉमन है। हमारे इंडिया में जो है ये बीटा थैलेसीमिया जो है वो मोस्ट कॉमन है। कौन सा थैलेसीमिया सर? बीटा थैलेसीमिया इज मोर कॉमन है। अल्फा थैलेसीमिया इंडिया में जो है वो रेयर होता है। ठीक है। अगेन थैलेसीमिया से फर्दर जो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होता है वो भी 3 टाइप के होता है, मेजर बीटा थैलेसीमिया, माइनर बीटा थैलेसीमिया, इंटरमीडिएट बीटा थैलेसीमिया। ये सारे डिटेल जो है हम लोग वहां पढ़ेंगे। होप सो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब होता यह है सर कि थैलेसीमिया क्रिएट हो गया, हीमोग्लोबिन के चैन्स एबनॉर्मल हो गए, तो अब क्या होगा? अगेन आरबीसी के अंदर इस प्रकार के डॉट आपको दिखने लगेगा। मैंने बोला ना थैलेसीमिया में भी डॉट सेल दिखेगा, मतलब यही तो पूछ रहा था टारगेट सेल किस में दिखेगा? तो थैलेसीमिया में। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो गया वो है ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ना पहला ऑप्शन में देखो, एक स्टूडेंट ने मेरे को कमेंट करके बताया था, कमेंट नहीं मैसेज की थी, प्यारी बच्ची है मुंबई में, वो रह के अभी जॉब करती है और उसका यूपीयूएमएस का भी एग्जाम हुआ था।
उसने मुझे मैसेज करके बताया कि सर मैं कई सारे जानते हुए क्वेश्चन में भी सर मैंने गलती कर दिया। मैंने पूछा क्यों? बोली सर एग्जाम का बहुत प्रेशर था। मैंने बोला एग्जाम का भी प्रेशर होता है? एग्जाम को आप एग्जाम जैसा लो ना, एग्जाम का क्या प्रेशर यार। क्वेश्चन पूछा है, आंसर दूंगा विद द गट, हिम्मत के साथ आंसर देंगे, और ए गट, ए इनकरेजमेंट, ए डेयरिंग्स तब आएगा जब थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आपने, फिर प्रेशर नहीं आएगा। दूसरा, प्रेशर में गलती हो गई सर, कैसे गलती होगी पता है? क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन मिला और वहीं टिक कर दिया करेक्ट आंसर, और 3 नीचे के ऑप्शन हम देखते नहीं, आगे बढ़ जाते। कभी भी एग्जाम में बैठो, चारों ऑप्शन को एनालिसिस करके लास्ट में जब लगे दिल को यही आंसर है, तब टिक करो, ऐसे नहीं टिक करनी, ठीक है। क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मिल गया, बट हम ऑप्शन बी भी देखते हैं। ऑप्शन बी है यूरेमिया। यूरेमिया क्या होता है पता है? यूरेमिया का मतलब है कि जब आपका किडनी खराब हो जाए, जो एक्सक्रेटरी मटेरियल थे जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, मोस्ट ऑफ यूरिया, यूरिया जो नॉर्मल एक्सक्रीट होना चाहिए पर डे आपको यूरिन से, कितना अमाउंट में यूरिया एक्सक्रीट होता है? रिवाइज कर लो, लगभग 25 से 30 ग्राम पर 24 आवर। 24 आवर में लगभग 25 से 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट होता है। और ब्लड में यूरिया का नॉर्मल कंसंट्रेशन कितना होता है? 15 से 45 मिलीग्राम पर डेसिलीटर, ये होता है यूरिया ब्लड में, ठीक। तो अगर यूरिया नॉर्मल अमाउंट में एक्सक्रीट ना होने लगे और वो यूरिया जो है आपके ब्लड में एक्यूमुलेट होने लगे, इसी कंडीशन को बोलते हैं हम यूरेमिया। इसी कंडीशन को बोला जाता है यूरेमिया। तो अगर किडनी खराब होगा ना सर, उस कंडीशन में भी जो है वो आपको, उस कंडीशन में भी जो है आपको टारगेट सेल पीबीएस में दिखेगा। मैंने क्या बोला? किडनी डिजीज में भी। लेकिन अब प्रॉब्लम यहां ये है, मेरी बात को सुनो, प्रॉब्लम यहां ये है कि यहां किडनी डिसऑर्डर नहीं लिखा इसने, किडनी फेलियर नहीं लिखा इसने। हो सकता है यूरिया का एक्यूमुलेशन किडनी फेलियर ना हो करके लॉट ऑफ अमाउंट में जो है अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसके कारण भी हो सकता है। क्योंकि यूरिया क्या है? इट इज एन एंड मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ द अमीनो एसिड, प्रोटीन का एंड मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है। तो इसलिए ये इनडायरेक्टली तो पहुंच रहा है किडनी तक, लेकिन हम इसको करेक्ट आंसर नहीं कर सकते सर, ये ऑप्शन गलत है। बर्न्स, जल गया हो तब डॉट सकते, नहीं जलेगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यूरिया बढ़ जाएगा बॉडी में, लेकिन यूरिया इस कंडीशन में भी बढ़ेगा, अगर बर्न्स हुआ है तब भी यूरिया बढ़ेगा, तो इस कंडीशन में टारगेट सेल नहीं दिखेगा, ठीक है। G6PD डिफिशियंसी, ग्लूकोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम होता है जो रेड ब्लड सेल के अंदर होता है, ठीक है। इसका काम होता है एटीपी को कन्वर्जन करके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाना, और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना के रेड ब्लड सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराना। तो अगर एडिनोसिन, देखिए अगर हीमोग्लोबिनोपैथी होता है, हीमोग्लोबिन के बहुत सारे चेन्स अगर खराब हो गए, मतलब ये चेन्स खराब हो गए, हीमोग्लोबिनोपैथी हुआ है, तो मे भी हो सकता है G6PD डिफिशियंसी भी हो, या ऐसा देखा गया है कि जब थैलेसीमिया होता है तो उस कंडीशन में G6PD डिफिशियंसी हो जाता है आदमी को, सिकल सेल एनीमिया में भी हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि G6PD डिफिशियंसी होने से रेड ब्लड सेल में टारगेट सेल दिख जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन भी रॉन्ग है, यानी अब इस क्वेश्चन का एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। गॉट इट सर? क्लियर? आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2, ऑल आर ग्रेन्युलोसाइट एक्सेप्ट, नीचे दिए गए सब में से जो है 4 ऑप्शन में से 3 जो है वो ग्रेन्युलोसाइट है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब समझते हो क्या होता है? सिवाय के, सिवाय। अगर हिंदी शुद्ध हिंदी बोले तो इसका मतलब होता है के सिवाय, मतलब कि सबके सब ग्रेन्युलोसाइट हैं, एक के सिवाय, एक को छोड़ के सब ग्रेनुलोसाइट है। ओके, ग्रेनुलोसाइट से अभी थोड़ा सा याद आ गया तो बता देता हूं। WBC हमारे बॉडी में पाया जाता है, जिसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, या दूसरे लैंग्वेज बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। अच्छा, मन में सवाल है मत उठाना है, एक क्वेश्चन हमारे पास तो क्वेश्चंस में MCQ के भंडार पड़े, इतना मैंने टेस्ट में लेता हूं ना, क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं रहा है। मैं इसको इसलिए क्वेश्चन PYQ उठाता हूं ताकि इससे आपको ये अनुभव हो कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये अभी जस्ट जनवरी में एग्जाम हुआ है बाबा फरीदकोट का, उसी का क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में। तो
WBC जिसको व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल को दूसरे लैंग्वेज में दूसरे नाम से ल्यूकोसाइट से भी जानते हैं। व्हाइट ब्लड सेल दो प्रकार के होते हैं सर, एक होता है ग्रैन्युलोसाइट, एक होता है ग्रैन्युलोसाइट और दूसरा होता है ए ग्रैन्युलोसाइट। ए ग्रैन्युलोसाइट, ग्रैन्युलोसाइट्स का मतलब है कि वैसा WBC जिसके साइटोप्लाज्मिक एरिया में इस प्रकार के ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और ए ग्रैन्युलोसाइट का मतलब कि वैसा WBC जिसके साइटोप्लाज्मिक एरिया में कोई भी ग्रैन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, ग्रैनुलोसाइट जो WBCs होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं सर, एक होता है न्यूट्रोफिल, एक होता है इस्नोफिल और एक होता है बेसोफिल। तीन होते हैं ग्रैनुलोसाइट और दो होते हैं ए ग्रैनुलोसाइट, एक होता है मोनोसाइट और एक होता है लिम्फोसाइट। ठीक है, ये पांच टाइप्स के WBC हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। पूछ क्या रहा है कि नीचे में सब ग्रैनुलोसाइट है, एक को छोड़ के देखते हैं ग्रैनुलोसाइट कौन कौन सा है, न्यूट्रो इस्नो बेसो। न्यूट्रोफिल ग्रैनुलोसाइट है, लिम्फोसाइट ए ग्रैनुलोसाइट है, लिम्फोसाइट ए ग्रैनुलोसाइट है, बेसोफिल ग्रैनुलोसाइट है, इस्नोफिल ग्रैनुलोसाइट है। तीन ग्रैनुलोसाइट्स थे, न्यूट्रो बेसो इस्नो। ए ग्रैनुलो कौन है सर, ए ग्रैनुलो है लिम्फोसाइट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा सर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, लिम्फोसाइट। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है साइज ऑफ द प्लेटलेट। प्लेटलेट की साइज क्या होता है, मैं पढ़ा चुका हूं आपको, इरिथ्रोपोएसिस भी और डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेटलेट भी, दोनों में बताया हूं। एक्चुअल में प्लेटलेट जो है हमारे बॉडी में दो कंडीशन में होता है। कौन कौन सा कंडीशन, एक होता है प्लेटलेट का रेस्टिंग कंडीशन और एक होता है प्लेटलेट का एक्टिवेटेड कंडीशन। एक्टिवेटेड कंडीशन, एक्चुअल में प्लेटलेट जो है हमारा सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स माना जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी में जब पीबीएस, बॉडी में नहीं, पीबीएस में जब प्लेटलेट को ऑब्जर्व करोगे तो डॉट 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 ऑब्जर्व होगा। WBC भी 100x पे देखोगे, WBC भी बड़ा ऑब्जर्व दिखेगा, RBC भी बड़ा दिखेगा, प्लेटलेट उसमें एक एक डॉट डॉट दिखेगा। अगर आप में से पीबीएस ऑब्जर्व किए होंगे तो मैं तो कई बार तबा पढ़ाया हूं तो दिखाया हूं आपको, क्योंकि प्लेटलेट जब हमारे बॉडी में रेस्टिंग कंडीशन में होता है तो वो लगभग 2 to 4 माइक्रोमीटर का इतना छोटा होता है। ठीक है, जब भी हमारे बॉडी में कहीं भी कट या एवरेजेस लगते हैं, कट हुआ जहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, तो उस कंडीशन में प्लेटलेट क्या है सर, कोगुलेशन मैकेनिज्म में ब्लड को, जिसको हेमोस्टेसिस बोलते हैं, ब्लड को क्लॉट होने में मदद करता है। तो उस जैसे ही कट लगा कहीं तो प्लेटलेट क्या होते हैं उस जगह पे पहुंचते हैं और पहुंच करके एक्टिवेट हो जाते हैं। ये एक्टिवेट होने के कई लंबा प्रोसेस होता है, हेमोस्टेसिस में आपको पढ़ाया जाएगा ब्लड कोगुलेशन मैकेनिज्म में मैं ही पढ़ाऊंगा। तो क्या होता है, प्लेटलेट एक्टिवेट होने लगते हैं, जो पहले रेस्टिंग कंडीशन में थे अब वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जो पहले ऐसा था डॉट जैसा, वो एक्टिवेट होके इसके ऊपर इस प्रकार से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाएगा। क्यों बनता है, ताकि सबके सब जो प्लेटलेट है इस प्रकार से प्रोजेक्शन बना के एक दूसरे में चिपकने लगे, अधेयर हो जाए। क्यों अधेयर होना है, ताकि जहां पर कट हुआ है वहां पर जाके जमा हो जाए, एग्रीगेट होके ब्लड को फ्लो होने से रोके, बहने से रोके। तो जब एक प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाएगा तो इस कंडीशन में प्लेटलेट जो है 8 to 10 माइक्रोमीटर का हो जाएगा। तो कभी कभी प्लेटलेट का जब डायमीटर पूछता है, साइज पूछता है, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आपको 2 से 4 माइक्रोमीटर वाला ऑप्शन दिया हुआ है तो प्लेटलेट का वही ऑप्शन करेक्ट कीजिए, क्योंकि प्लेटलेट का साइज इनएक्टिवेटेड फेज में ही देखा जाता है, एक्टिवेट फेज में नहीं। तो प्लेटलेट की साइज 2 से 4 माइक्रोमीटर कहीं दिया है, 1 से 3 माइक्रोमीटर है, 4 से 6 तो ज्यादा हो जाएगा, 0.2 से 1 कम हो जाएगा और 6 से 8 ज्यादा हो जाएगा। 8 से 10 रहता तो इसके क्लोज हो सकता था, लेकिन ये भी रॉन्ग है। 2 से 4 माइक्रोमीटर के बीच में ये ऑप्शन जो है करीब है, 1 से 3 माइक्रोमीटर सही दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गॉट इट सर। प्लेटलेट के बारे में एक और बात बता देता हूं जो कभी कभी पूछते हैं। हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं, 3 प्रकार के ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल होता है, ठीक है, RBC जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बाद WBC होता है और एक होता है प्लेटलेट्स। ये 3 प्रकार के ही ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। RBC को इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है, प्लेटलेट को इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। अब WBC में जो अभी मैंने पांचों बताया, अभी जस्ट आपको बताया ना, 5 होते हैं, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। पांचों के पांचों जो होते हैं वो न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं। कैसे होते हैं सर, न्यूक्लिएटेड सेल, मतलब इनमें जो है
न्यूक्लियस पाया जाता है सब में, पांचों के पांचों में जो है वो न्यूक्लियस पाया जाता है। बट रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स दोनों के दोनों जो होते हैं वो नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन न्यूक्लिएटेड। नॉन न्यूक्लिएटेड मतलब ना तो रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस पाया जाएगा न प्लेटलेट में। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है ना, वो बड़े ध्यान से सुनिए। Which of the following blood cells is a non-nucleated and non-pigmented blood cell? मतलब नीचे दिया गया ब्लड सेल, कौन सा ब्लड सेल जो है जिसमें ना तो न्यूक्लियस पाया जाता हो और ना ही पिगमेंट पाया जाता हो, मतलब कलर पाया जाता हो। लेकिन जो रेड ब्लड सेल है ना वो भी नॉन न्यूक्लिएटेड है और प्लेटलेट भी। तो यहाँ छांटोगे किसको? क्योंकि रेड ब्लड सेल जो है वो पिगमेंटेड सेल होता है। क्या होता है? पिगमेंटेड सेल होता है, मतलब इसमें कलर पिगमेंट पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना रेड ब्लड सेल में, और हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है। जबकि प्लेटलेट में कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता है, इसलिए प्लेटलेट जो होता है वो नॉन न्यूक्लिएटेड एंड नॉन पिगमेंटेड सेल होता है। याद रखना इसको, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है एमसीवी इज डिफाइंड एज। एमसीवी को कैसे डिफाइंड किया जाता है या एमसीवी का मतलब क्या है? एमसीवी का फुल फॉर्म होता है मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम। एक्चुअल में हेमाटोलॉजी में एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड इंडाइसिस। क्या बोलते हैं सर? ब्लड इंडाइसिस। और इस ब्लड इंडाइसिस में 4 पैरामीटर होते हैं। फर्स्ट वन होता है एमसीवी, सेकेंड वन मेनली 3 को मान के चलो, फोर्थ नहीं भी मानोगे तो चलेगा। फर्स्ट वन होता है एमसीवी जिसको बोलते हैं मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम। सेकेंड वन होता है एमसीएच जिसको बोलते हैं मीन कर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। थर्ड वन होता है एमसीएचसी। थर्ड वन होता है एमसीएचसी मीन कर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। एंड फोर्थ वन जो होता है उसे हम बोलते हैं सीआई, दैट इज द कलर इंडेक्स। इसका कोई ज्यादा खास क्लिनिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, इन तीनों का बहुत ज्यादा है। एमसीवी मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम का मतलब होता है कि एक सिंगल रेड ब्लड सेल में कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, कितना फ्लूइड प्रेजेंट है। एक सिंगल आरबीसी होगा ना, उसके अंदर तो फ्लूइड प्रेजेंट है, तो उस सिंगल आरबीसी के अंदर कितना फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम। मीजर्स ऑफ एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, ये तो रॉन्ग है। मीजर्स ऑफ एवरेज साइज ऑफ आरबीसी, ये भी रॉन्ग है। अभी रॉन्ग नहीं कर सकते, इस पे आएंगे। इसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए होल्ड करते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन 1 लीटर ऑफ पैक्ड सेल वॉल्यूम। 1 लीटर आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन का अमाउंट है, ये भी रॉन्ग है। और डी दिया गया है मेजर ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएशन इन रेड सेल। रेड सेल के साइज में कितना वेरिएशन है, इसको मेजर्स करना एमसीबी कहलाता है। इसको मेजर्स करना जो है आरडीडब्ल्यू कहलाता है, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है मेजर ऑफ एवरेज साइज ऑफ द आरबीसी। अभी मैंने क्या बताया आपको कि एमसीबी का मतलब क्या होता है कि रेड ब्लड सेल में, एक सिंगल रेड ब्लड सेल में कितना अमाउंट वॉल्यूम है। अगर इस रेड ब्लड सेल का वॉल्यूम अंदर का बढ़ा दे, एक बैलून लो और बैलून में 100 ml पहले पानी डालो, तो जितना फूला रहेगा फिर उसमें 200 ml डालो तो और ज्यादा फूल जाएगा ना। अब पहले 100 ml था, उससे 100 ml और निकाल दो, 50 ml कर दो तो और सिकुड़ जाएगा। मतलब कि अगर वॉल्यूम हम बैलून में इंक्रीज कर रहे हैं तो साइज ऑफ बैलून इंक्रीज हो जा रहा है, वॉल्यूम जो है बैलून में डिक्रीज कर रहे हैं तो साइज ऑफ वॉल्यूम डिक्रीज हो जा रहा है। इसी प्रकार से रेड ब्लड सेल की अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होगा। यानी कि एमसीवी क्या करता है सर? एमसीवी जो है रेड ब्लड सेल की साइज को डिटरमाइन करता है। और ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है मेजर्स ऑफ द एवरेज साइज ऑफ द आरबीसी। दैट मींस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एमसीबी क्या होता है? एक सिंगल आरबीसी के वॉल्यूम को यानी साइज को डिटरमाइन करता है। और एमसीबी का जो नॉर्मल रेंज होता है 80 to 100 फेम्टोलीटर होता है, FL याद रखना। इन सबको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला भी होते हैं, फॉर्मूला आपको डिटेल क्लासेस में पढ़ाऊंगा, ठीक है। सेकेंड वन होता है एमसीएच। एमसीएच का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल आरबीसी में कितना हेमोग्लोबिन का अमाउंट प्रेजेंट है। मीजर्स कहां दिया था? हाँ, मीजर्स ऑफ एवरेज अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन इन सिंगल आरबीसी। सिंगल आरबीसी में हेमोग्लोबिन का कितना अमाउंट है, इसको हम क्या बोलते हैं सर? इसको हम एमसीएच बोलते हैं। और एमसीएच का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 28 से 32 पिकोग्राम पीजी होता है, 28 to 32। और एमसीएचसी का मतलब है
कि एक सिंगल आरबीसी में हीमोग्लोबिन का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, यहां अमाउंट था, यहां कॉन्सेंट्रेशन बता रहे हैं। तो एमसीएचसी का नॉर्मल रेंज होता है 32 to 36%, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर डीएल, हीमोग्लोबिन कैसे आप डिटेक्ट करते हो, ग्राम पर डीएल में या परसेंट में, ऐसे ही ना। और कलर इंडेक्स सीआई का मतलब होता है कि ये आरबीसीज में जितना अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा उतना अमाउंट ऑफ कलर ज्यादा होगा। अगर हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा तो आरबीसी का कलर फेड हो जाएगा, वही होता है कलर इंडेक्स। और कलर इंडेक्स का नॉर्मल रेंज होता है 1 से ज्यादा या कम होने पे एबनॉर्मल। दिस इज द ब्लड इंडेक्सेस। ठीक है सर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है नॉर्मल वैल्यू ऑफ रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है? अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 में दिया था, ऑप्शन नंबर डी में, मेजर्स द डिग्री ऑफ वेरिएशन इन रेड सेल। अगर रेड ब्लड सेल को हम पीबीएस में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कितने रेड ब्लड सेल के साइज में वेरिएशन मिल रहा है आपको। जैसे ए स्टेटमेंट देखो, रेड ब्लड सेल का नॉर्मल साइज कितना होता है सर? रेड ब्लड सेल का नॉर्मल साइज होता है 7.2 से लेकर 7.4 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये एवरेज मान के चल सकते हो। ठीक, या अगर हम लोग नॉर्मल कहें तो 7.2 माइक्रोमीटर भी अगर एक स्पेसिफिक देखा जाता है, 0.2 माइक्रोमीटर ऊपर नीचे हो तो दिक्कत नहीं ज्यादा आती है। ये नॉर्मल एवरेज साइज होता है। अगर सारे के सारे रेड ब्लड सेल एक साइज के होंगे तो देखो कुछ इस प्रकार से आपको रेड ब्लड सेल दिखेगा। अगर रेड ब्लड सेल की साइज नॉर्मल है तो साइज के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनमें वेरिएशन बहुत कम आएगा, क्योंकि साइज सब एक बराबर है। अब दूसरा कंडीशन आता है जिसको हम बोलते हैं अनाइसोसाइटोसिस। अनाइसोसाइटोसिस का मतलब है कि रेड ब्लड सेल के साइज वेरी कर गया। कुछ रेड ब्लड सेल बहुत बड़े हो गए, 7.2 माइक्रोमीटर से ज्यादा हो गए, कुछ जो है 7.2 माइक्रोमीटर से छोटे हो गए, कुछ 7.2 माइक्रोमीटर ही रह गए। जैसे यहाँ देखो, ये वाले आरबीसीज कितने बड़े हो गए, ये नॉर्मल दिख रहा है, ये बहुत छोटा हो गया, ये भी नॉर्मल दिख रहा है, ये भी बहुत छोटा हो गया। अब यहाँ क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन की जो डिग्री थी वो वेरी कर गया, चेंज हो गया। और इसी को जो मेजरमेंट करते हैं इसको बोला जाता है आरडीडब्ल्यू। क्या बोलते हैं सर? आरडीडब्ल्यू, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। कि विड्थ मतलब सबके डिस्ट्रीब्यूशन की चौड़ाई एक सी होनी चाहिए, और ये लगभग जो माना गया है वो 11.5 से लेके 14.5% माना जाता है। 11.5 से 14.5% के बीच में होना चाहिए, तब हम समझते हैं कि रेड ब्लड सेल की साइज जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, यही यहां आपको क्वेश्चन पूछा था कि आरडीडब्ल्यू कितना होता है नॉर्मल। 11.5 से 14.5 कितना होता है नॉर्मल सर? 11.5 से 14.5%। अब परसेंट तो यहाँ यूनिट दिया नहीं, तो 11.5 से 14.5, 1 से 5.5 गलत है, 9 से 14.5 ये करीब है, 14.5 तक ये सही लग रहा है, 4 से 8.5 तो रॉन्ग है, 15 से भी ये तो ऊपर हो गया, बहुत हाई हो गया। तो इस क्वेश्चन का सबसे क्लोजेस्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। तो दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ए रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको 2.0 में। सारे कंडीशन किस में हो सकता है, किस में नहीं हो सकता, किस में क्या हो सकता है, सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है ESR, इसको क्या बोला जाता है सर? फुल फॉर्म क्या है? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ESR जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। ESR इंक्रीज इन फॉलोइंग कंडीशन। नीचे 4 कंडीशन दिया गया है, इन चारों में से पूछ रहा है कि ESR किस कंडीशन में इंक्रीज हो सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है पॉलीसाइथेमिया। इस कंडीशन में ESR रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा। क्यों? पॉलीसाइथेमिया का क्या मतलब होता है? पॉलीसाइथेमिया का मतलब है जब एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन हो और रेड ब्लड सेल का काउंटिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए। तो रेड ब्लड सेल का काउंट इंक्रीज होने से ESR नहीं इंक्रीज होता है। एक्चुअल में रेड ब्लड सेल का जो वजन है, वेट है, वो इंक्रीज नहीं होना चाहिए। ESR सेडिमेंटेशन का क्या मतलब होता है कि हम विंट्रॉप्स ट्यूब में या वेस्टर्न गेंस ट्यूब में हमने पूरे के पूरे में ब्लड को फिल कर दिया। ठीक है, अब ये यहां से रेड ब्लड सेल यहां तक भरा हुआ है, रेड ब्लड सेल 1 घंटे में कितना सेटल हो जाता है, उसी को हम ESR बोलते हैं। ठीक है,
घंटे के एंड में कितना ईएसआर नीचे की ओर बॉटम में बैठ गया, तो आरबीसी नीचे कब सबसे जल्दी बैठेगा? तब जब आरबीसी का वजन बढ़ गया हो। आरबीसी हल्का हो जाएगा तो थोड़ी जल्दी नीचे बैठेगा। हाँ जी, एक रुई का गोला उठाओ छोटा सा, और एक छोटा सा पत्थर उठाओ, दोनों के यहां से छोड़ो, नीचे सबसे पहले कौन जाएगा? पत्थर छोटा सा जो उठाया था। रुई बड़ी धीरे 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 जाए, क्यों? रुई का वजन बहुत कम है। सेम है, यही सर पर यही आपको प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो पॉलीसाइथेमिया में रिड्यूस होगा ये सारा, इंक्रीज नहीं होगा। डिहाइड्रेशन में भी रिड्यूस होगा। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? रेड ब्लड सेल के अंदर का जो वॉल्यूम था वो डिक्रीज हो गया, डिहाइड्रेट हो गया, वाटर रिमूव हो गया, तो और हल्का हो गया, इसमें भी रिड्यूस होगा। सिकल सेल एनीमिया, इसमें भी रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि सिकल सेल एनीमिया किसको कहते हैं? जब रेड ब्लड सेल की साइज क्रेसिया मूनलाइक जैसा ऐसा बन जाए। तो ऐसा कब बनता है? जब इसमें हेमोग्लोबिन की एबनॉर्मलिटी हो जाती है। नॉर्मल हेमोग्लोबिन रहता तब तो बाइकॉन्केव डिस्क लाइक हमको दिखता, अब हेमोग्लोबिन कम हो गया तो सिकल सेल हो गया, तो हेमोग्लोबिन कम हो गया तो आरबीसी और हल्का हो गया ना, यानी इस कंडीशन में भी रिड्यूस होगा, इंक्रीज नहीं होगा ये सर। इन्फेक्शन में ये सर इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन में लॉट ऑफ प्रकार के प्रोटीन का या एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो जाएगा जो रेड ब्लड सेल से अटैच हो जाएगा और रेड ब्लड सेल का वजन इंक्रीज कर देगा, जिसके कारण इन्फेक्शन में ये सर क्या होगा सर? इंक्रीज हो जाएगा। देखो जी सर, करेक्ट आंसर एनालिसिस से छांटा जाता है। ये आप पढ़े होते हैं ना हमारे यहाँ थ्योरी, तब इसको छांट पाओगे, ऐसे नहीं मिलेगा आपको करेक्ट आंसर। हवा में केवल आंसर रट के नहीं मिल सकता आपको। रट लो कि ये सारी इस कंडीशन में इंक्रीज होता है, रट लो कि इस कंडीशन में ये सारा डिक्रीज होता है, ऐसे नहीं। कितनों रट लोगे भुला जाओगे। अगर पता होगा माइंड में स्टेटमेंट तब तो पक्का मिलेगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, दैट इज एमसीवी इज एलिवेटेड इन विच कंडीशन? मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम, जो अभी जस्ट एक्सप्लेन कर रहा था आपको। कहां गया? हाँ, यहां एक्सप्लेन कर रहा था आपको मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम जो ब्लड इंडाइसिस होता है, मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम किस कंडीशन में इंक्रीज होगा? मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम किस कंडीशन में इंक्रीज होगा? एमसीबी का मतलब मैंने क्या बोला है? एमसीबी का मतलब कि एक सिंगल आरबीसी में, सिंगल रेड ब्लड सेल में कितना वॉल्यूम है, यही ना? तो एमसीबी कब इंक्रीज होगा सर? जब सिंगल आरबीसी का वॉल्यूम हम इंक्रीज कर देंगे तब एमसीबी इंक्रीज होगा, यही ना? यही तो कंडीशन होगा। अगर हम सिंगल आरबीसी का वॉल्यूम डिक्रीज कर देंगे, निकाल लेंगे अंदर से कुछ, तो एमसीबी तो और डिक्रीज हो जाएगा ना। हाँ जी, हाँ यही होगा। देखते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का मतलब है कि जब आयरन की कमी हो जाए जिसके कारण रेड ब्लड सेल में आयरन प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है। आयरन का काम होता है कि रेड ब्लड सेल के सिंथेसिस में हेल्प करता है, आरबीसी को बनने में हेल्प करता है, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसको बनने में हेल्प करता है। अब आयरन बॉडी में है नहीं तो इसके अंदर क्या होगा? ऑलरेडी जो है हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। जब भैया आयरन नहीं है तो आरबीसी सही से नहीं बन पाएगा, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा तो आरबीसी का वॉल्यूम तो कम हो ही जाएगा ना। जैसे सपोज दैट मुझे रोज रोटी, चावल, दाल, भुजिया, सब्जी, दही, दूध ये सब खाने की आदत है। अब मेरे घर में कल से खाने की कमी हो जाए तो मेरा वजन बढ़ेगा कि घटेगा? सिंपल सा लॉजिक। मेरा वजन तो सर्दी 2 दिन में घट जाएगा, और मेरा तो ऐसे स्पेशली बहुत जल्दी घटता है, इसलिए मैं खाना किसी दिन नहीं छोड़ता हूँ, पर डे खाता हूँ। तुम लोग भी खाया करो, खाना टाइम से खाया करो। यानी फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा सर, इसमें तो एमसीबी डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा आयरन डिफिशियंसी में। बीटा थैलेसीमिया माइनर, अगर बीटा थैलेसीमिया हो, अभी थैलेसीमिया समझा रहा था ना, मतलब हीमोग्लोबिन का चैन नहीं बना बीटा वाला, मतलब हीमोग्लोबिन सही से बना नहीं इसमें। अब अगेन हीमोग्लोबिन नहीं बना तो फिर क्या होगा? फिर तो हीमोग्लोबिन नहीं बना तो आरबीसी की साइज क्या होगी? कम ही तो होगा, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन भी था तब इतना साइज था। अब हीमोग्लोबिन कम हो जाए, पानी कम हो जाए, अंदर से वाटर कम हो जाए, आयरन कम हो जाए, प्रोटीन कम हो जाए, तो साइज तो डिक्रीज हो ही जाएगा। तो इसका मतलब है कि बीटा थैलेसीमिया में भी एमसीबी डिक्रीज होगा सर, इंक्रीज नहीं होने जा रहा है। हेलो, सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया। सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है पता है? एक नया वर्ड है, इसको समझाता हूं। सिडेरोब्लास्ट सेल भी आरबीसी ही होता है।
सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया उस कंडीशन को कहते हैं कि जब रेड ब्लड सेल का सिंथेसिस हो रहा था और जो इसमें सिंथेसिस में आयरन यूज होता है, उस आयरन का यूज ना होकर के मिसयूज हो जाए, यानी आयरन प्रॉपर अमाउंट में यूटिलाइज ना हो और इसमें आयरन प्रॉपर अमाउंट में यूटिलाइज नहीं होगा तो आयरन क्या हो जाएगा सर, इसमें आपको डिपॉजिट वे में दिखने लगेगा। आयरन जो है आपको रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होगा, डॉट डॉट फॉर्म में इस प्रकार से दिखने लगेगा। ये देखो पल्स फ्लोरेसेंस ब्लू स्टेन से इसको स्टेन किया तो इस प्रकार से दिख रहा है। आरबीसी के अंदर तो दिखना नहीं चाहिए। आयरन क्यों दिख रहा है, क्योंकि आयरन का कंप्लीट अमाउंट में यूटिलाइजेशन नहीं हुआ ड्यूरिंग द रेड ब्लड सेल सिंथेसिस। रेड ब्लड सेल का सिंथेसिस हो रहा था, हीमोग्लोबिन बन रहा था, तो आयरन यूटिलाइज हो जाना चाहिए था, जो नहीं हो पाया। और आरबीसी के अंदर इस प्रकार के कंपोनेंट विजिबल होने लगे। इस प्रकार के सेल को हम बोलते हैं सिडेरोब्लास्ट सेल। क्या बोला जाता है, सिडेरोब्लास्ट सेल। और इस कंडीशन को बोलते हैं सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया। अब मेरे को बताओ तुम लोग कि आयरन यूटिलाइज हुआ नहीं तो हीमोग्लोबिन जितना बनना था बना नहीं, तो क्या होगा, वजन कम होगा, वॉल्यूम कम होगा कि बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा। यानी सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया में भी क्या होगा, एमसीबी डिक्रीज ही होगा। ये सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया क्यों होता है पता है, ये एक्चुअल में कई सारे ऐसे रीजन होते हैं, लेकिन दो रीजन बहुत कॉमन होते हैं। इसका एक अल्कोहल, आप दबा के अल्कोहल जो पीते हो सुन लो, तुम्हारे अंदर सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। और दूसरा हैवी मेटल पॉइजनिंग, जैसे कि लेड पॉइजनिंग। जब मेटल की पॉइजनिंग हो ना, जो बड़े बड़े कारखाने में, मेटल के कारखाने में काम करते हैं, उन पर्सन में ऐसा देखने के लिए मिलता है। थर्ड आता है, फोर्थ और ऑप्शन है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है सर, जब आपकी बॉडी में, सुनिए ध्यान से, जब आपकी बॉडी में फोलेट की, जिसको हम लोग फोलिक एसिड कहते हैं, और विटामिन B12 की, जिसको हम लोग कोबालामाइन कहते हैं, अगर इन दोनों की कमी हो जाए, और फोलेट को, फोलिक एसिड को विटामिन B9 बोलते हैं, ठीक है, दोनों की, अगर इसको विटामिन B12 को कोबालामाइन बोलते हैं, कोबालामाइन बोलते हैं, ठीक है, अगर इन दोनों की कमी हो जाए, और कमी होने से क्या होगा, रेड ब्लड सेल का सिंथेसिस अगेन प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। लेकिन इनके कमी होने से क्या होता है, रेड ब्लड सेल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और रेड ब्लड सेल के अंदर ह्यूज अमाउंट में वाटर इनटेक हो जाता है। मतलब रेड ब्लड सेल के अंदर क्या है, पानी भर गया, पहला वाटर आ गया ये अमाउंट। दूसरा क्या होता है, विटामिन B12 और विटामिन B9 न मिलने के कारण जो इसका आरएनए था वो सही वे में सिंथेसिस नहीं हो पाया, क्योंकि विटामिन B12 जो है आरबीसी के आरएनए को बनाने में काम करता है, नहीं बन पाया। तो आरएनए के लॉट ऑफ जो मटेरियल्स होते हैं वो इसके अंदर रेसिडुअल बन के रह जाते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है ना, क्योंकि बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ अंदर बन गए, तो रेड ब्लड सेल का साइज बड़ा हो जाता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के कंडीशन में रेड ब्लड सेल जो है वो मैक्रोसिटिक दिखने लगता है। कैसा, मैक्रोसिटिक, रेड ब्लड सेल का साइज बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। तो अब अगेन साइज इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, एमसीबी भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि एमसीबी विल एलिवेटेड इन विच कंडीशन, इन द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कंडीशन, इन द डिफिशियंसी ऑफ B9 एंड B12 कंडीशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ दिस इज एक्यूट ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। TTD से क्वेश्चन पूछा है, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिशन रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा है, ब्लड बैंक से क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नीचे जो ये 4 कंडीशन दिया गया है, इनमें से कौन सा जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, चारों के चारों ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ही है, जिसको हम लोग बोलते हैं BTR। क्या बोलते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। इनमें से कौन सा ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो है वो एक्यूट है, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूज किए नहीं कि इमीडिएटली रिएक्शन शो कर देगा, ऐसा कौन सा रिएक्शन है इन चारों में, ये छांटना है। बड़े इजीली छांट लोगे, देखो कैसे है, कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट वन है ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। फर्स्ट वन जो है इसको हम लोग बोलते हैं TTI या TTD, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड डिजीज या ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। इसमें कौन कौन से इन्फेक्शन आते हैं सर, इसमें आता है HIV, इसमें आता है हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस B वायरस, इसमें आता है हेपेटाइटिस C वायरस, इसमें आता है सिफिलिस जो कि ट्रेपोनेमा पैलिडम
बैक्टीरिया क्रिएट करता है, इसमें आता है मलेरिया, ये सभी जो है वो आते हैं टीटीडी में। अब सपोज दैट एक नॉर्मल सी बात समझने की चीज है, एक मैंने ब्लड कंपोनेंट किसी को ट्रांसफ्यूज किया जिसमें ब्लड में एचआईवी का वायरस प्रेजेंट था, तो क्या अभी मैं उसको ट्रांसफ्यूज करूंगा तुरंत ही एचआईवी के सिम्टम्स उसमें दिख जाएगा? नहीं ना दिखेगा गुरु, दिखने में साल भर 6 महीने का समय लगेगा। तो ये एक्यूट रिएक्शन तो है नहीं प्रभा, ये तो हो गया क्रोनिक। ऐसे कोई भी टीटी नहीं है जिनको अभी ट्रांसफ्यूज करेंगे और अभी रिएक्शन शो करेगा, सब में 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन महीना दिन 6 महीने का समय लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए तो गलत है, ये तो एक्यूट नहीं है, लिख के ले लो। ऑप्शन नंबर बी है फेब्राइल नॉन हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। इसका मतलब है कि जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे थे पेशेंट को तो उसमें हेमोलाइसिस नहीं हुआ, रिएक्शन में हेमोलाइसिस नहीं हुआ, लेकिन पेशेंट फेब्राइल हो गया। पेशेंट फेब्राइल मतलब पेशेंट को फीवर आ गया। जब ब्लड ट्रांस कभी कई मरतबा ऐसा होता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते करते समय, जैसे ब्लड 1-8 घंटे में ट्रांसफ्यूज चढ़ता है, होते होते तक उसको बुखार आ गया, इसी को बोलते हैं फेब्राइल नॉन हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन। आरबीसी का हेमोलाइसिस हुए बिना पेशेंट को फीवर आ गया, रेसिपिएंट को फीवर आ गया, इसी को बोलते हैं फेब्राइल। ये तो एक्यूट हुआ ना गुरु, चढ़ते चढ़ते बुखार आ गया, तुरंत ही तो आया, इट इज एक्यूट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ये क्यों होता है? अगर आप बहुत दिन से स्टोर किया हुआ ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हो तो ब्लड में क्या होता है, कई प्रकार के साइटोकाइंस जो होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। स्टोर करके रखने से क्या है, जमा होने लगते हैं। वो जमा हुआ जब चढ़ाते हैं तो बॉडी में प्रेजेंट ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट से रिएक्शन करके बुखार आने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी कंपोनेंट ट्रांसफ्यूज करो तो फ्रेश कंपोनेंट है, जो कि तुरंत प्रिपेयर किया हुआ कंपोनेंट है, वो ट्रांसफ्यूज करना चाहिए, पहले का रखा हुआ नहीं। आई बात समझ में? तो ए प्रभु कौन सा है, ए एक्यूट वाला टाइप हमको लगा, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया बी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, एलो इम्यूनाइजेशन। एलो इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसको बड़ा सिंपल वर्ड में समझो। एलो इम्यूनाइजेशन भी जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद क्रिएट होता है। एलो इम्यूनाइजेशन का मतलब है कि जब आपकी बॉडी खुद से किसी फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडी बना दे। इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है, वैक्सीन लगाना। तो वैक्सीन अगर हम, जैसे मुझे टाइफाइड का इन्फेक्शन होता है बार बार, तो हम टाइफाइड की वैक्सीन लगवा लेते हैं, वो बाहर से लगाए, वो इम्यूनाइजेशन हो गया। लेकिन एलो इम्यूनाइजेशन का मतलब अगर हमारी बॉडी खुद से वैक्सीन बना दे किसी फॉरेन एंटीजन के, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, पैरासाइट हो, इसको बोलते हैं एलो इम्यूनाइजेशन। अब बोलोगे इसको ट्रांसफ्यूजन से क्या मतलब है गुरु? ट्रांसफ्यूजन से है मतलब गुरु, जैसे देखो सपोज दैट, फर्ज करो कि कोई आरएस निगेटिव पर्सन है, ठीक है। सपोज दैट कोई बंदा है जिसमें जिसका ब्लड ग्रुप जो है ओ निगेटिव है, क्या है, ओ निगेटिव है, या बी निगेटिव है, या ए निगेटिव है, या ए बी निगेटिव, कोई उसका निगेटिव ब्लड ग्रुप है, आरएच निगेटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक है। और जब हम ब्लड ग्रुप कर रहे थे तो उस समय जो है इसका ब्लड ग्रुप किसी टेक्नीशियन ने पॉजिटिव दे दिया, या नहीं भी दिया तब भी छोड़ो, इसका निगेटिव ही ब्लड ग्रुप है। हमने जो ब्लड बैंक से इसको ब्लड दिया ट्रांसफ्यूज होने के लिए, उसको हमें ओ निगेटिव ही देना था, लेकिन हमने उसको दे दिया ओ पॉजिटिव। चाहे जैसे भी दिया, चाहे हमने गलती से दे दिया, या हम जब ब्लड बैग में प्रेजेंट ब्लड का ब्लड ग्रुप कर रहे थे तो ओ निगेटिव ही हमें समझ में आया था। बाय द मिस्टेक हमने इसको ट्रांसफ्यूज कौन सा कर दिया सर, ओ पॉजिटिव कर दिया। कौन सा कर दिया, ओ पॉजिटिव। अब यानी कि आरएच एंटीजन हमने ट्रांसफ्यूज कर दिया इसके अंदर, लेकिन आरएच एंटीबॉडी नेचुरली इसके अंदर प्रेजेंट नहीं था, क्योंकि होता ही नहीं है नेचुरली, आरएच एंटीबॉडी नेचुरली होता ही नहीं है, केवल एवीयू एंटीबॉडी होता है। तो जब हम पहली बार इसमें पॉजिटिव ब्लड डाले तो इसके अंदर हमें कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा। काहे नहीं दिखाएगा भाई, क्योंकि ये पहली बार एंटीजन गया है, इसके अंदर कोई एंटीबॉडी है ही नहीं था इससे मारा पीटी करने के लिए, तो नहीं दिखाया। लेकिन करेगा क्या बॉडी तो बहुत, इम्यून सिस्टम तो बहुत होशियार होता है ना बॉडी का। क्या करेगा इम्यून सिस्टम कि ये जो एंटीजन गया आरएच पॉजिटिव वाला, इसके अगेंस्ट एलो इम्यूनाइजेशन करेगा, लॉट ऑफ अमाउंट में एंटीबॉडी बना लेगा, क्योंकि उसको डिटेक्ट कर लिया। अब बोला बॉडी कि रुको रुको रुको, अभी हमको तुम बेवकूफ बना दिए ना, क्योंकि हमारे पास एंटीबॉडी नहीं था, नेक्स्ट टाइम तुम डालो,
पॉजिटिव होला। इतना सारा एंटीबॉडी बनाया है ना कि तुरंत कर देंगे। और अगर नेक्स्ट टाइम फिर से इस पर्सन को एक ड्रॉप भी अगर पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दोगे, कितना, एक ड्रॉप भी, एक यूनिट तो बहुत है, एक ड्रॉप भी अगर इसको ट्रांसफ्यूज कर दिया फिर से पॉजिटिव होला, तुरंत उसके अंदर जो है वो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगा और हेमोलाइसिस होगा ब्लड का, और अल्टीमेटली उस पेशेंट का डेथ हो जाएगा। इसी को बोलते हैं एलो इम्यूनाइजेशन। ये एलो इम्यूनाइजेशन जो है ना एक और कंडीशन में होता है, उसको बाद में समझाएंगे यार, अभी और भी आगे क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ये एलो इम्यूनाइजेशन होता है। तो ये एलो इम्यूनाइजेशन तुरंत हुआ क्या? नहीं हुआ। पहली बार में तो हुआ ही, पता ही नहीं चला, जब दूसरी बार ट्रांसफ्यूज करेंगे तब पता चलेगा। तो एलो इम्यूनाइजेशन भी क्या है? वो भी एक्यूट थोड़े नहीं है, ये भी क्रोनिक हुआ। और ऑप्शन नंबर डी है आयरन ओवरलोड। जब किसी पेशेंट में, जैसे हम ट्रांसफ्यूज करना, प्लेटलेट की कमी है, ठीक, तो प्लेटलेट की कमी है तो हम उस पेशेंट को प्लेटलेट ही चढ़ाते हैं, न कि पीआरबीसी, पैक्ड रेड ब्लड सेल चढ़ाते हैं। पैक्ड रेड ब्लड सेल में प्लेटलेट भी प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा भी प्रेजेंट है, होल ब्लड बोलो। अगर हम किसी पेशेंट को सपोज दैट अगर प्लेटलेट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और हम उसको होल ब्लड चढ़ा दे रहे हैं, होल ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट है? रेड ब्लड सेल भी प्रेजेंट है, प्लाज्मा भी प्रेजेंट है, प्लेटलेट भी प्रेजेंट है, व्हाइट ब्लड सेल है, सब हम उसको चढ़ा दिए। जबकि उस पेशेंट में ऑलरेडी आरबीसी ठीक ठाक था, हेमोग्लोबिन ठीक था, फिर हम होल ब्लड क्यों चढ़ाए भाई? उसमें हमें केवल प्लेटलेट ही चढ़ाना चाहिए था। ऐसे पेशेंट में अगर हम चढ़ा देंगे तो जिनमें आयरन सही अमाउंट में था ना, उनमें आयरन का ओवरलोड हो जाएगा, आयरन ज्यादा स्टोर हो जाएगा, उसके कारण फिर रिएक्शन आपको शो होने लगेगा। ये भी इमीडिएटली नहीं होगा, ये भी आपको 15 दिन, 20 दिन, महीने, दिन में उस पेशेंट में सिम्टम्स दिखना स्टार्ट होगा। इसी को बोलते हैं आयरन ओवरलोड, ठीक है। इसीलिए आजकल जो ब्लड कंपोनेंट है ना, ऐसे नहीं कि किसी को जो मानो सब चढ़ा दो, किसी को प्लेटलेट नीड है तो होल ब्लड भी चढ़ा दो, ऐसा नहीं, इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि उसमें कोई अनदर कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। ऑलराइट सर, तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द फेब्राइल नॉन हेमोलाइटिक रिएक्शन। ये जो है एक्यूट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 है HPLC इज यूज टू डिटेक्ट विच डिजीज। HPLC एक मेथड होता है, एक प्रिंसिपल होता है जो किस डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। HPLC का फुल फॉर्म होता है, HPLC का फुल फॉर्म होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी। एक्चुअल में ये हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, ये मेथड जो है वो यूज किया जाता है डिफरेंट टाइप के हीमोग्लोबिन वेरिएंट्स को चेक करने के लिए। किस लिए किया जाता है सर? डिफरेंट, या ऐसा कह सकते हो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसा ही होता है। किसी व्यक्ति में डिफरेंट टाइप्स के हीमोग्लोबिन प्रेजेंट हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए, उनको चेक करने के लिए हम HPLC करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के हीमोग्लोबिन चेक करने के लिए समझ में आ गया। अब आते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन दिया गया आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। क्या आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के लिए हमें HPLC करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं करने की जरूरत है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में डिफरेंट टाइप के हीमोग्लोबिन क्यों दिखेगा? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में हमें आरबीसी की साइज कम दिखेगा, हमें उसमें हीमोग्लोबिन कम दिखेगा। इसके लिए हम हीमोग्लोबिन डिटर्मिनेशन करेंगे, इसके लिए हम पीबीएस ऑब्जर्वेशन करेंगे, इसके लिए हम हो सकता है आयरन का डिटर्मिनेशन करें। HPLC में क्यों करेंगे? इसमें डिफरेंट टाइप का हीमोग्लोबिन दिखेगा ही नहीं। ऑप्शन में रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी है बीटा थैलेसीमिया माइनर, बिल्कुल करेक्ट। थैलेसीमिया के कंडीशन में मैंने क्या बोला कि हीमोग्लोबिन की चैन की एबनॉर्मलिटी हो जाती है, तो उसमें आपको डिफरेंट टाइप के हीमोग्लोबिन को डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा कि किस चैन की खराबी एबनॉर्मलिटी है। यानी बीटा थैलेसीमिया मेनली जो है HPLC थैलेसीमिया को ही डिटेक्ट करने के लिए हम लोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि थैलेसीमिया में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हीमोग्लोबिन को डिटेक्ट करना है, बैंड को ऑब्जर्व करना है। ऑप्शन नंबर सी है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मैंने अभी जस्ट बताया था, क्या होता है सर? विटामिन B12, विटामिन 9 की डिफिशियंसी हो जाती है, जिसके कारण आरबीसी का साइज बड़ा हो जाता है, रेटिकुलर मटेरियल RNA के कंटेंट उसमें बड़े हो जाते हैं, जिसके कारण मैक्रोसाइटिक एनीमिया क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण MCV इंक्रीज हो जाता है। लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन कई टाइप के नहीं बन जाते हैं, ठीक है सर। तो इसलिए इस कंडीशन में भी हम हीमोग्लोबिन डिटर्मिनेशन करेंगे, पीबीएस ऑब्जर्वेशन करेंगे, इसमें भी हमें HPLC की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी।
और हेमोलाइटिक एनीमिया में भी हमें HPLC की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। हेमोलाइटिक एनीमिया का मतलब है कि जब रेड ब्लड सेल का एक्सेसिव अमाउंट में हेमोलाइसिस हो रहा है बॉडी में, वो किसी भी रीजन से हो सकता है गलत ब्लड ट्रांसफ्यूज हो गया, हो सकता है ड्रग्स ले लिया था पेशेंट ने, हो सकता है रेड ब्लड सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गया हो। तो इस कंडीशन में आप हेमोग्लोबिन डिटरमाइन कीजिए, पीबीएस का ऑब्जर्वेशन कीजिए, बिलिरुबिन टेस्ट करवाइए, ये सारे टेस्ट होगा। HPLC का इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है एंटीग्लोबुलिन टेस्ट इज यूज फॉर ऑल एक्सेप्ट, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 3 के लिए जो है एंटीग्लोबुलिन टेस्ट यूज करते हैं। एंटीग्लोबुलिन टेस्ट का मतलब क्या है? एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेस्ट, मतलब कुम्स टेस्ट पढ़ा चुके हैं ब्लड बैंक में। कुम्स टेस्ट किसके लिए यूज होता है सर? पूरा डिटेल में बताएंगे, डायरेक्ट कुम्स टेस्ट, इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट दोनों। कुम्स टेस्ट जो है ऑटो इम्यून हेमोलाइसिस को चेक करने के लिए भी किया जाता है। कुम्स टेस्ट जो हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न को भी चेक करने के लिए किया जाता है। कुम्स टेस्ट जो HTR हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को चेक करने के लिए भी किया जाता है। कुम्स टेस्ट जो है ड्रग इंड्यूस्ड एनीमिया को चेक करने के लिए भी किया जाता है। लेकिन कुम्स टेस्ट जो है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को चेक करने के लिए नहीं करते। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को चेक करने के लिए अगेन पीबीएस का ऑब्जर्वेशन कीजिए, आयरन का डिटर्मिनेशन कीजिए, हेमोग्लोबिन डिटर्मिनेशन कीजिए, CBC करवाइए। इसमें आपको कुम्स टेस्ट करने की जरूरत नहीं। कुम्स तो अगर कोई अनवांटेड या एबनॉर्मल एंटीबॉडी तो नहीं प्रेजेंट है, उसको चेक करने के लिए हम लोग करते हैं। जिस एंटीबॉडी या एंटीजन के कारण ये सारे रिएक्शन हो रहे हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है। आयरन की कमी को डिटेक्ट करने के लिए नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। खत्म हो गया क्वेश्चन। होप दिस इज ऑल अबाउट द टुडे MCQs क्लास। होप सो ये क्लास आपको बड़ा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आप लोगों को ऐसे क्लासेस मिलता रहे। और अगर बेटर प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी भी लैब कंपटीशन एग्जाम के लिए, वो कोई स्पेसिफिक नहीं होता है हमारे यहाँ, सारे लैब कंपटीशन एग्जाम जो इंडिया के किसी भी स्टेट या सेंट्रल के लिए या फॉरेन DHA वगैरह भी जाना चाहते हैं, कहीं के लिए भी अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो रैंक प्लस द लर्निंग ऐप जो है वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप वहां से डाउनलोड करके लैब फाउंडेशन बैच 2.0 परचेज करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।